एमडेफार्ज के लेटर को रिसीव करने के बाद चार्ल्स डार्नी डोवर मिल से होते हुए लंदन से पेरिस की तरफ जाता है। अब उसके आगे क्या होता है वही हम समझेंगे हमारी आज की क्लास में। द इमिग्रेंट्स रिटर्न्स पेरिस 1792। डोवर से होते हुए सेलियास तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा आरामदायक रहा और सेलियास से पेरिस तक के सफ़र के लिए डार्नी ने एक घोड़ा ले लिया था और उसे अब तक समझ में आ चुका था कि इन सालों में पेरिस के गवर्नमेंट में किस तरीके का बदलाव हो रहा था। जहाँ जहाँ वह जा रहा था हर एक गांव के गेट के पास उसे रोका जा रहा था लोगों के द्वारा, जो उसे शूट करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। चार्ल्स डार्नी से सवाल जवाब किया जाता था, उसकी जांच पड़ताल की जाती थी और उसे फिर भेज दिया जाता था। ऐसा 20 बार हो चुका था। जिस तरीके के साफ सुथरे कपड़े चार्ल्स डार्नी ने पहना था उससे जितने भी गरीब लोग थे सब उसे शक की नज़र से देख रहे थे और उससे नफरत कर रहे थे। उसका नाम जो ज़्यादा लंबे समय तक छिप नहीं सका उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा था। वह बस एम गेबल का लेटर था जिसके कारण वह धीरे धीरे करते हुए पेरिस की तरफ आ पा रहा था, वरना उसकी मौत रास्ते में ही हो जाती। जिन जिन गांव या शहर को छोड़ करके वह पास जा रहा था पेरिस की तरफ, उसी तरीके से वह धीरे धीरे इंग्लैंड से दूर भी होता जा रहा था। उसे एक बात की उम्मीद थी कि वह अपने परिवार के पास वापस जरूर लौटेगा। ऐसा चलता रहा और एक दिन वह एक डिस्ट्रिक्ट ब्यू वालिस पहुंचता है। वहां उसे रोका गया, उससे सवाल पूछा गया और अंत में एक ऑफिशियल ने बोला कि इमिग्रेंट जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है उसे इमिग्रेंट बोलते हैं, और जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाए और फिर उस दूसरी जगह से फिर पहली जगह में आए तो वही हो गया इमिग्रेंट। तो एक ऑफिसर बोलता है, इमिग्रेंट्स, मैं तुम्हें पेरिस में भेज तो रहा हूँ लेकिन तुम्हारे साथ कुछ लोगों को ही भेज रहा हूँ जो हमारे सिटीजन ऑफिसर्स हैं, जिस पर डार्नी बोलता है सिटीजन ऑफिसर्स, लेकिन मैं तो पेरिस अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे ऑफिसर बोलता है, शांत रहो, तुम एक इमिग्रेंट हो, ज़्यादा बहसबाजी मत करो, ऑफिसर्स के पैसे दो और यहाँ से जाओ। जिस पे चार्ल्स डार्नी बोलता है, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। जिस पर दोबारा ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं और तुम्हें आगे जाना ही पड़ेगा। तो अब क्या किया जाए? तो आगे जाता है चार्ल्स डार्नी। दो सोल्जर्स को जो बहुत ही गंदे फटे चुटे कपड़े पहने हुए थे, वह चार्ल्स डार्नी के साथ जा रहा होता है। वे लोग रात के समय वहां से जा रहे होते ताकि
गांव वालों की नज़र उन पे ना पड़े जब वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। रात को सोने के समय पहरेदार अपने पैरों में और अपने कंधों पे घास फूस लगा रहे होते हैं, जिसके कारण उन्हें गर्मी भी महसूस हो सके। उन दोनों में से एक सोल्जर हमेशा शराब के नशे में धुत रहता और उसके पास एक राइफल होती जिसे वह लापरवाह की तरह लेके घूमता, जिसके कारण चार्ल्स डार्नी को थोड़ा नर्वसनेस फील होता था। लेकिन चार्ल्स डार्नी को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि किस तरीके से यह उसकी जर्नी खत्म होगी। उसके पास एम गेबल का लेटर था। वह फ्रांस अपनी मर्जी से आया था और उसने फ्रांस में रहने वाले लोगों के साथ कभी भी किसी भी तरह का गलत बर्ताव नहीं किया था। उसे इस बात की उम्मीद थी कि जब वह पेरिस पहुंचेगा तो सब कुछ सही रहेगा। और अंत में तीनों घोड़सवार पेरिस के गेट के पास पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद था, तो वे लोग घोड़े से उतर करके गार्ड रूम के पास जाते हैं, जिनमें से एक ऑफिसर बोलता है कि प्रिजनर कैदी के जो पेपर्स है वह कहाँ है। तो डार्नी इस बात को सुन करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि कैदी, इस कैदी से इसका क्या मतलब है। तो दोनों ऑफिसर्स बोलते हैं यह कोई कैदी नहीं है, यह एक ट्रैवलर है जो अपने मन से फ्रांस आया हुआ है। तो वह ऑफिसर चार्ल्स डार्नी की तरफ नहीं देखता है, बल्कि एम गेबल के द्वारा जो लेटर भेजा गया होता है उसे देखता है। जब वह उस लेटर को पढ़ता है तो वह बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। वह उस लेटर को पढ़ने के बाद दूसरे रूम में जाता है और तब थोड़ी देर बाद वह एक और आदमी के साथ आता है, जिससे वह कहता है कि तुम्हारा नाम सिटीजन डफार्ज है, जिस पे अर्नेस्ट डफार्ज बोलते हैं कि हाँ यही है। तो उसके साथ जो नया आदमी आया था वो कौन था? अर्नेस्ट डफार्ज। तो आदमी बोलता है कि सिटीजन डफार्ज या फिर अर्नेस्ट डफार्ज, क्या यह वही इंसान है? जिस पे अर्नेस्ट डफार्ज लेटर की तरफ देख करके बोलता है हाँ यह वही इंसान है। तो कौन था? सेंट डे एवरमॉन्ट। कौन है? तो हमारा चार्ल्स डार्नी ही हमारा सेंट एवरमॉन्ट था। तो बोला जाता है कि एवरमॉन्ट, तुम्हें अब यहाँ से प्रिजन ऑफ ला फोर्स, मतलब ला फोर्स के जेल में भेज दिया जाएगा। जिस पर डार्नी चिल्लाता है कि जेल में भेज दिया जाएगा? किस कानून के अनुसार? मैंने क्या गलत किया है? जिस पे ऑफिसर्स थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखता है और हंसने लगता है और बोलता है कि हमारे कुछ नए कानून हैं जब से फ्रांस आज़ाद हुआ है, या फिर लास्ट टाइम जब तुम आए थे और यहाँ से गए तब से बहुत सारे नियम कानून बदल चुके हैं। जिस पे चार्ल्स डार्नी या फिर एवरमॉन्ट, जो भी हो हम बोल सकते हैं, वह बोलता है लेकिन मैं तो यहाँ पे अपने एक दोस्त के चिट्ठी का जवाब देने के लिए आया हूँ जो कि आपका कैदी है, और यह मेरा अधिकार है कि मैं उसकी बातों को सुनूं। जिस पे वह ऑफिसर बोलता है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स जो बाहर देश के हैं या फिर जो यहाँ थे वो बाहर चले गए
और फिर यहाँ वापस आ रहे हैं। साथ ही साथ जो अमीर है उनको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है, ऐसा बोल करके बोलते हैं इसे लेके जाओ। अब दरवाज़ा खुल जाता है और डार्नी अपने बाकी 2 सोल्जर्स के साथ आता है अंदर, और उनके बगल में अर्नेस्ट डफाज भी घोड़े के साथ जा रहा होता है। अर्नेस्ट डफाज बहुत ही शांति के साथ बोलता है कि क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसकी शादी डॉक्टर मैनेट के साथ हुआ है? जिस पे डफाज थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है हाँ, मैं वही आदमी हूँ। अब यहाँ पे अर्नेस्ट डफाज बोलता है कि मेरा नाम डफाज है, क्या तुमने मेरे बारे में कभी सुना है? जिस पर डार्नी बोलता है हाँ हाँ, मेरी पत्नी हमेशा आप लोगों के बारे में बात करती है, और जब मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूँ तो वह आपके बारे में हमेशा बात करते रहती है। जिस पे अर्नेस्ट डफाज बोलता है कि हाँ, तुम्हारी पत्नी मेरे घर आई थी अपने पिताजी से मिलने के लिए। अब यहाँ पे अर्नेस्ट डफाज बोलता है कि तुम आखिर फ्रांस आए हो तो क्यों आए हो? जिस पर डार्नी बोलता है आपको तो पता ही होगा मेरे आने के कारण। आपको क्या लगता है कि यह सच नहीं है? जिस पर डफाज बोलता है यह सच तो है, लेकिन यह एक बुरा सच है। जिस पर डार्नी बोलता है क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? तो जिस पर डफाज बोलता नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ के लोगों का नौकर हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इतनी दूर बोलने के बाद अब लोग शांति के साथ जा रहे होते हैं, और वे कहाँ पहुँचते हैं? कोर्ट यार्ड में पहुँचते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स को रखा गया था। अब डार्नी को जेलर को भेज दिया जाता है, और जेलर उसे एक बड़े काले रूम में भेज देता है। थोड़ी देर तक तो उसे कुछ खास समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छे से देखने पे उसे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब लोग वहाँ पे थे। लेकिन वो लोग कैदियों की तरह दिखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे जैसे कैदी होते हैं। वे लोग बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही अच्छे ढंग से बात कर रहे होते हैं, और उन्होंने डार्नी को स्वीकार कर लिया था अपने दोस्त के तौर पर। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वे सारे के सारे भूत हैं, और वे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं बिना किसी उम्मीद के कि कब उनकी मौत मैडम गिलोटाइन से होगी। मतलब यहाँ पे मैडम डफाज के बारे में बोला जा रहा है, और उससे मैडम गिलोटाइन भी बोला जा रहा है, क्योंकि वही लोगों के सर काटते थे। डार्नी को उनके साथ ज़्यादा देर तक बात करने के लिए नहीं दिया गया, और फिर जेलर उसे उनके रूम से निकाल करके, उस बड़े से रूम से निकाल करके, जेल से निकाल करके एक छोटे से जेल में डाल देता है, और उसे लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे डार्नी पूरे तरीके से अकेला है, और उसे यह खतरा महसूस हो चुका था। साथ ही साथ उसे यह बात भी समझ में आ चुकी थी कि इमिग्रेंट्स को किसी भी बात बोलने का अधिकार नहीं होता है। उसे इस बात को भी अब समझ में आ चुका कि अब वह इंग्लैंड कभी भी वापस नहीं जा पाएगा, न अपनी पत्नी से मिल पाएगा, न अपने बच्चे से मिल पाएगा, और ना ही अपने ससुर से मिल पाएगा। वह एक मौत के जाल में खुद ब खुद आया था, और अब वहाँ से निकलने के लिए उसके पास किसी भी तरीके का उपाय नहीं था। उसका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था।
वह जूते बनाता है। वह अचानक से सोचता है, वह जूते बनाता है। जिस जगह पे वह था वहां पे एक खिड़की थी जहां से बाहर के शोरगुल सुनाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जंगली जानवर इंतजार कर रहे हैं अपने शिकार का। अब जूते बनाने वाला कौन है? शिकार किसका किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? अब आगे क्या होगा यही समझना है।